Good afternoon, all of you. This is Harimohan from Knowledge Chamber Academy. नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं अपना फिजिकल ज्योग्राफी का। इसमें लास्ट हमने जो देखा था वो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, राइट। और आज जो है हमें अर्थ की लेयर्स की बात करनी है कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी बनाई गई है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पाएंगे कि सबसे नीचे जो है ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका ट्रोपोपोज है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोपोज है, फिर मेसोपोज है, फिर आइनोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और लास्ट एक्सोस्फेयर है। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कि लेट सपोज कि ये जो है आपका सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमने इसे कुछ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। पूरे एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो है क्या कि अगर इस लेयर में आप देखेंगे, लेट सपोज कि ये फर्स्ट लेयर है, इस लेयर में जब आप देखेंगे तो यहां पे आप कुछ अलग तरह की ही सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, राइट। कि इस लेयर में उसके कंपोजिशन के बेसिस पे, उसके टेम्परेचर के बेसिस पे या और कुछ जो भी है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां पे एक अलग सिमिलर लेवल की प्रॉपर्टी है। और सेकंड लेयर में जब आप जाते हैं तो इसमें अलग तरह की एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, ऐसे ही थर्ड में है और ऐसे ही फोर्थ में है और ऐसे ही फिफ्थ में है और ऐसे ही सिक्स्थ में, राइट। तो अब देखिए जो सबसे ग्राउंड के लगती लेयर है, जो ग्राउंड से स्टार्ट होके और ऊपर तक है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमारी आती है स्ट्रेटोस्फियर। फिर हमारी यहां पे आप देखेंगे मैसोस्फियर, जिसको मध्य मंडल भी बोला जाता है हिंदी में, मैसोस्फियर। फिर आपकी आएगी यहां पे थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर। और इसी थर्मोस्फियर के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको आप बोलते हो आयनोस्फियर, राइट। और लास्ट जो हमारा बच गया वो बच गया एक्सोस्फियर। वो हमारा बच गया एक्सोस्फियर, ठीक है। तो इस वे में ये सारी जो है लेयर्स हमें पढ़नी है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेयर बता के मैं नहीं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो देखिए यहां पे मैं सबसे पहले जो है आपको बताता हूं ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर। देखिए जब भी ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं, मैं एक डायग्राम बना देता हूं कि ये जो है आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है। ये आपका हो गया पोल का एरिया। इधर भी ये इस पॉइंट पे पोल हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और बीच में मैं मान लेता हूं क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर है क्योंकि ट्रोपोस्फियर जो है सरफेस से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जो इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट है वो भी डिस्कस करेंगे और कहां पे वेरिएशन है वो भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या मिल रहा है, टेम्परेचर कैसे जो है अपना बिहेवियर दिखा रहा है, क्या क्या टेम्परेचर के ट्रेंड्स हैं, वो सारी बातें। तो जब आप इसकी हाइट को देखते हैं तो पोल से इसकी जो हाइट है, पोल से इसकी जो हाइट है वो है 8 किलोमीटर। पोल से जो इसकी हाइट है वो आपको मिलेगी 8 किलोमीटर, राइट। अब आपको विजिबल होगा ये। और जब आप इधर देखेंगे इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है?
देखिए पहले तो इसको रफली बना लेते हैं एक बार। ठीक है, यहां पे कितनी है, 8 किलोमीटर पोल्स पे। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो इससे ऊपर जो हम चलते हैं वो हमारा है क्या, ट्रोपोपोज। वो हमारा है ट्रोपोपोज। ये ब्लू कलर में कौन सी है, ट्रोपोपोज। ठीक है, जहां पे ये बंद हो जाती है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी फर्स्ट लेयर में मिलती है वो सिमिलर प्रॉपर्टी अब दिखना बंद हो गई है, इसलिए उसको बोला गया ट्रोपोपोज। ये ट्रोपोपोज जो है 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, राइट। विड्थ जो है इसकी 1 से 1.5 किलोमीटर है। अब देखिए, यहां इक्वेटर पे आपको मैंने बताया था कि यहां पे हीट सबसे ज्यादा है, इक्वेटर पे हीट सबसे ज्यादा है, इंसोलेशन सबसे ज्यादा है। आप ये बोलिए इंसोलेशन सबसे ज्यादा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। अब जितनी इंसोलेशन ज्यादा होगी और जितनी वो गर्म होंगी, उतना ही ये क्या करेंगी, ऊपर तक ट्रेवल करेंगी। हॉट एयर बैलून का कंसेप्ट आपने सुना होगा। हॉट एयर में बैलून के अंदर जब हॉट एयर आप डाल देते हो तो तब क्या होता है कि वो बैलून ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। जब भी आपने किसी को स्मोकिंग करते हुए देखा होगा तो धुआं जो है हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, क्योंकि वो गर्म है, राइट। और कोई भी ठंडी चीज जो है वो नीचे की तरफ बैठती है। तो इंसोलेशन तो हमारे पोल्स पे भी आ रही है। ये हमारा जो साउथ पोल है या जो नॉर्थ पोल है, इंसोलेशन यहां पे भी आ रही है, और इंसोलेशन आपकी इक्वेटर पे भी आ रही है। लेकिन इक्वेटर वाली जो इंसोलेशन है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, वो बिल्कुल राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, इसीलिए वो ज्यादा इंटेंस है। और इंटेंस होने के कारण वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट भी उतना ही ज्यादा होती हैं। या आप दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहें, लेमन लैंग्वेज में अगर मेरे से समझना चाह रहे हैं इस चीज को, तो इसका मतलब है कि जब धरती आपकी गर्म हो गई है बिल्कुल, अब धरती से जो एयर की फर्स्ट लेयर है, एयर की फर्स्ट लेयर है, वो भी बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगी। और हीटअप होने के बाद जो गर्म हवा है वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसीलिए यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां से एयर ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल करती है, जितनी गर्म होगी उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। पोल्स पे भी इंसोलेशन है, हल्की फुल्की गर्मी होगी, लेकिन वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर। इसीलिए इसीलिए फिर क्या होगा, जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो फिर ऊपर जाने के बाद ये जो एयर थी ये बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, और दोबारा से नीचे की तरफ क्या करती है, सिंक करती है। ठीक है, तो जहां से हीटअप हुई है ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर ठंडी होके फिर नीचे की तरफ लौटती है। तो ये जो कंप्लीट एक सर्कुलेशन बना है एयर का, पहले उसका ऊपर जाना और फिर उसमें ठंडा होना और फिर नीचे की तरफ आना, इसी को बोला गया है एयर सर्कुलेशन। इसको क्या बोला गया है, एयर सर्कुलेशन। तो ये जो एयर सर्कुलेशन का काम है ये आपके कहां पे होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी होगी तो ऑब्वियसली इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन का मतलब क्या है, क्लाउड्स। तो सारे के सारे जितने भी क्लाउड्स जो आप देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारे के सारे क्लाउड्स कहां मिलते हैं आपको, ट्रोपोस्फेयर में। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एक्सेप्शन है, राइट। तो अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इसमें बढ़ता है जैसे जैसे, सॉरी, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर ग्राउंड पे, यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड पे 20 डिग्री सेल्सियस है ग्राउंड पे, तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे
तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और डिक्रीज तो करता ही करता है, लेकिन किस रेट से डिक्रीज करता है, तो उसको बोलते हैं ELR। इस वर्ड को प्लीज ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा। है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जिस रेट से, जिस दर से जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। अब कितना है ये? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। प्लीज इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। समझ गए फिर यहां तक? चलिए, आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा एक चीज इसमें रह गई है, जितनी भी वेदर एक्टिविटीज हैं, जितनी भी वेदर एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी कहां पे हो रही हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। यही एक लेयर है जिसमें आपके क्लाउड्स बनते हैं, जिसमें गर्म हवा होके ऊपर की तरफ जाती है, और इतनी ही ऊपर जाती है। ट्रोपोपोज का मतलब क्या है? कि यहां से ऊपर नहीं जा रही है और फिर नीचे लौट के आ रही है, राइट। तो वेदर एक्टिविटी सारी किससे एसोसिएटेड है? इंसोलेशन से, क्लाउड से, रेनफॉल से, हिल स्टॉर्म से, स्नोफॉल से। वो सारी की सारी कहां पे हो रही है? आपकी ट्रोपोस्फेयर में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेदर एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स, तो ट्रोपोस्फेयर, राइट। प्लीज ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर हमेशा जो है डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे। कई बार आपने ये महसूस भी किया होगा, जैसे कि आप अगर शिमला की तरफ गए हैं, शिमला एक हाइट पे बसा हुआ है, राइट। तो वहां पे आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली ठंड मिलेगी आपको। या फिर दूसरा माउंटेन का एग्जांपल लेके देखिए, अगर ऐसे माउंटेन है तो यहां पे आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी इसके नीचे। हाँ, ऊपर जो है इसके बर्फ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसकी चोटी पे, पीक पे आपको बर्फ देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफी हद तक जो है क्या हो गया है? कम हो गया है। अगर ये माउंटेन जो है, इसकी हाइट जो है 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, या जितनी भी है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को आप कम करके देखिए, तो ग्राउंड सरफेस से कितना कम हो जाता है 4-6 किलोमीटर पे भी जाना। तो उसी हिसाब से यहां पे इसको इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोला गया है। तो प्लीज याद रखिएगा दो चीज, कि वेदर एक्टिविटी जो है ट्रोपोस्फियर में से एसोसिएटेड है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्योंकि टेम्परेचर घटता है, कितना है? 6.5 डिग्री सेल्सियस। क्लाउड्स या वेदरिंग एक्टिविटीज में बता ही चुका हूं। हाइट इसकी जो है 8 से 18 किलोमीटर है, क्योंकि इंसोलेशन पोल पे वीक होने की वजह से कम ऊपर तक जा पाती है, इसलिए 8 किलोमीटर हाइट है इसकी। इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंसोलेशन, इंटेंस इंसोलेशन के कारण एयर जो है ऊपर तक ट्रेवल करती है, इसलिए इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 18 किलोमीटर है। क्लियर? ये आप समझ गए होंगे यहां पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए। अब ये लेयर्स को एक बार याद करने का मैं तरीका बता देता हूं, जो जो हमने लेयर्स याद किए हैं। इसकी एक ट्रिक है, डोंट ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। ये जो महिला है, ये इस पुरुष को बोल रही है कि डोंट ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो TR से मैंने बनाया है ट्रोपोस्फियर, ST से स्ट्रेटोस्फियर, M से मेसोस्फियर, IN से आइनोस्फियर। मैंने बताया था कि लेयर तो होती है कौन सी? थर्मोस्फियर, लेकिन उसी के अंदर एक लेयर है आइनोस्फियर, तो इसको भी अलग से पढ़ा जाता है और इसके इंपॉर्टेंस भी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। थर्मोस्फियर, और बाकी जो बच गया वो बच गया एक्सोस्फियर, ठीक है। क्लियर है? इनकी हाइट और मैं आपको एक बार बता देता हूं। हाइट मैंने नहीं बताई है सभी की, पहले एक बार हाइट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है आपकी, ये 8 से 18 किलोमीटर है। 8 जो है पोल पे, 18 जो है इक्वेटर पे, ठीक है। सिर्फ इसी में वेरिएशन है, बाकी अब आगे सब सेम मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट है वो 18 से ऊपर 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। मैसोस्फियर की जो हाइट है वो 80 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस। थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर की जो हाइट है वो 640 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो अबाव 640 आपका रह गया,
अबाउ 640 किलोमीटर टू, इसको बोला जाता है 10,000 किलोमीटर, तो ये आपका कहलाता है एक्सोस्फेयर। क्लियर है? ये इसकी हाइट है, प्लीज इसको हल्का सा याद रखिएगा, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हम पढ़ ही चुके हैं, देखिएगा। ट्रोपोस्फेयर लोवेस्ट लेयर है सरफेस के नजदीक। डिस्टेंस कितना है टिल नॉर्मल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हवा गर्म होके ऊपर जाएगी। ये देखिए दिखा रखा है इसमें, ये देखिए यहां से ऊपर तक जा रही है गर्म होके, और ब्लू कलर की रेस दिखा रही है कि ठंडी होके नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर है? तो अब ये पोल्स पे कितना हो पाता है, ये 8 किलोमीटर हो पाता है। इक्वेटर पे कितना हो पाता है, 18 किलोमीटर होता है, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, ये कन्वेक्शन करंट ही होती हैं जो ऊपर ट्रेवल करती हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ये हम बात कर चुके हैं। और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, यहां पे आपको 6 डिग्री दिख रहा है, या नॉर्मल लैप्स रेट बोल लीजिए या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोल लीजिए, इसको आप करेंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, नॉट 6 किलोमीटर। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा ये। आप गूगल भी कर लीजिएगा इसको, आपको मिल जाएगा। ऑल वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है, जितने भी ये वेदर एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी कहां पे हो रही हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रही हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, ट्रोपोस्फेयर के ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, कुछ आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए, कुछ आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस भी आप एक अपने स्टडी टेबल पे एक टेबल, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। कई बार तो यही पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस, सॉरी, देखिए सबसे पहले जो आपकी सबसे, H2O, H2O से मेरा मतलब है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है ये सबसे डोमिनेटेड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है आपकी O3, ओजोन। उसके बाद जो है आपकी CH4, जिसको आप बोलते हो मिथेन। O3 को आप बोलते हो ओजोन, CO2 को बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आपका आता है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो आपके AC रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये काम कैसे करती हैं ग्रीन हाउस गैस का, तो देखिए ये आपका सरफेस हो गया, यहां पे ये गैसेस हैं। ठीक है, यहां पे ये गैसेस हैं, CO2 है, H2O है, CFC है। ठीक है, या आपकी CH4 है, मिथेन है। अब ये क्या करती है कि जो सूर्य की रोशनी आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रहे इसको। ठीक है, तो ये क्या करती है, इस आने वाली रेडिएशन को, इस आने वाली रेडिएशन को के लिए ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसीलिए इंसोलेशन जो है कहां तक पहुंचती है, धरती तक पहुंचती है। ठीक है, अब अर्थ भी क्या करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको बोला गया है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो वो बाद में एमिट करती है। तो जब ये एमिट करती है इसको यूज के बाद, तो ये इसको कुछ हद तक जाने नहीं देते, वापस जो है इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ जो है चला जाता है बाहर। क्लियर है? तो इस तरह से ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अर्थ के टेम्परेचर को क्या करते हैं,
मेंटेन करते हैं। एवरेज टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, जो 15 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है? तो ये ग्रीन हाउस गैस का कंसेप्ट है। आपने कार के अंदर भी देखा होगा कि कार में जब हम जो है शीशे ऊपर कर देते हैं और धूप में अगर कार खड़ी है, तो आप 1-2 घंटे के बाद जब आते हैं तो आप पाएंगे कि कार के अंदर का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसका कारण यही है कि इंसुलेशन वहां से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो आपकी कार जो एनर्जी को एमिट कर रही है उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज गैसेस। क्लियर है? तो इसलिए जो है आपके उसका टेम्परेचर, कार के इंटीरियर का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप शीशे उतार देते हैं तो वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। राइट? अब तो समझ गए यहां पे। ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन, जो कि कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ है। कैसी है? शॉर्ट वेवलेंथ है। ये मैं आपको बताना भूल गया, देखिए इसको भी मैं बता ही देता हूं। शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स का क्या मतलब है। जो आने वाली इंसोलेशन है, ये जो रेड आपको दिख रही है, ये क्या है? इंसोलेशन है। इंसोलेशन है। कैसी है? शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे, शॉर्ट वेवलेंथ वाली। क्लियर है? लेकिन जो हमारी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये लॉन्ग वेव है। लॉन्ग वेव का ये जो व्हाइट में है, ये कैसी है? ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। और ये कैसी है? लॉन्ग वेव है, ऐसे। क्लियर है? तो इनको जो है जाने नहीं दिया जाता और इनको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। क्लियर है? या कुछ एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये सारी गैसेस जो हैं, ये किसके नजदीक बनती हैं? ग्राउंड के नजदीक बनती हैं। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, देखिए यहां पे, कि टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फियर में घटता है विद इंक्रीजिंग हाइट। उसका एक कारण गैसेस का है कि जितनी भी ये CO2, ये जितनी गैसेस हैं, इनको हमने क्या बोला था? एब्जॉर्बेंट गैसेस। ठीक है? और ये सारी गैसेस जो हैं अर्थ के सरफेस के नजदीक रहती हैं। और एब्जॉर्बेंट गैसेस हैं तो ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर है? तो उसको एब्जॉर्ब करेंगी और ग्राउंड के नजदीक है तो ग्राउंड का टेम्परेचर कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो जब आप इन गैसेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, दूर जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? मैंने बहुत सारे रीजन आपको दे दिए हैं याद करने के। ठीक है? ग्रीन हाउस गैस, ये देखिए ऐसे ही होता है। ठीक है? ये शॉर्ट वेव जो हैं आ रही हैं, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद जब अर्थ एमिट कर रही है तो कुछ पोर्शन जो है बाहर की तरफ निकल गया और कुछ जो है वापस भेज दिया। ठीक है? लॉन्ग वेव्स को, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। नेक्स्ट, ट्रोपोपोज मैंने बताया था, ऊपर जो है 1 से 1.5 किलोमीटर की एक लेयर है। ठीक है? जहां पे ये ट्रोपोस्फियर खत्म होती है। ट्रांजिशन जोन है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड द नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। 1 से 1.5 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। और इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर 10 पोल्स पे मिलेगा और 20 किलोमीटर आपको इक्वेटर पे मिलेगा। टेम्परेचर जो यहां पे पाया गया है पोल्स पे -45, और इक्वेटर पे अगर आप इस प्रोपोज का टेम्परेचर देखेंगे तो -80। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, सिंपल आपको ये याद रखना है। विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड लेयर पे हम पहुंच गए हैं, स्ट्रेटोस्फियर। देखिए, अप टू 50 किलोमीटर है। अब जैसे जैसे इसमें जाएंगे आप ऊपर की तरफ, जैसे जैसे जाएंगे, तो कुछ देर तक तो टेम्परेचर जो है क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिला था, ट्रोपोपोज में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। क्या समझे आप? देखिए, ये हमारा सरफेस था और ये हमारी फर्स्ट लेयर थी जिसको हमने बोला था ट्रोपोस्फियर। इसके बाद नेक्स्ट में हम गए हैं किसमें? स्ट्रेटोस्फियर में।
स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर है, राइट। अब यहां पे अगर इधर तक टेम्परेचर आप देखेंगे इसके लगता हुआ, तो वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उतना ही दिखेगा जितना कि ट्रोपोपॉज में था। लेकिन जैसे जैसे फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, तो टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा है बिकॉज ऑफ ओजोन गैस। क्योंकि इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक सेकेंड में डायग्राम बना देता हूं। इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो इसी हाइट में आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा आपका ट्रोपोस्फेयर का, लाइक 15 किलोमीटर, और बीच तक 35 किलोमीटर तक, 15 से 35 किलोमीटर, और इसकी हाइट कितनी थी, 50 किलोमीटर। तो इस एरिया में आप पाएंगे कि यहां पे जो है ओजोन गैस मिलती है, यहां पे ओजोन गैस मिलती है। और ओजोन भी एक तरह की कैसी गैस है, कैसी गैस है, एब्जॉर्बेंट गैसेस है। एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब करती है, प्लस ग्रीन हाउस गैस है एक तरह की, क्लियर है। तो वो क्या करती है, आने वाली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके कारण यहां पे टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगेन, एक तो ग्राउंड वेव बढ़ा था CO2 या वाटर वेपर की वजह से, तीसरा ये जो ओजोन है ये आपको कहां मिली, एट ए हाइट ऑफ 35 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। तो ये भी एब्जॉर्बेंट गैसेस है, प्लस एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहां पे भी इंसोलेशन को ट्रैप किया जाता है, सॉरी इंसोलेशन को नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ट्रैप कर लिया जाता है, और जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। एक तो ये, दूसरा दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो ओजोन है वो कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, कि सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें से यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन कौन सी, ए, डी, चार तरह की होती हैं ये, सी एंड डी। सी एंड डी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ए एंड बी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो उनको ये क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। उनको ये फिल्टर करने का काम करती है, और फिल्टर करके भी ये एब्जॉर्ब करती है उन्हें, और एब्जॉर्ब करने के कारण अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है अगेन इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट लेयर में डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, सेकेंड लेयर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्लियर है। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपके प्लेन्स वगैरह हैं, एरोप्लेन्स वगैरह हैं, वो किस लेयर में उड़ाए जाते हैं, तो वो हमेशा सारे एरोप्लेन्स वगैरह यहां इस स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहां पे आपको क्लाउड्स क्लाउड्स नहीं मिलेंगे, ये क्लाउड से ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। और व्यू जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा। प्लस यहां पे कोई भी वर्टिकल करंट्स, जो धरती से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वर्टिकली आ रही थी ऊपर तक और फिर क्लाउड बन के नीचे तरफ जा रही थी, तो वो जो सर्कुलेशन थी वो इस लेयर में नहीं है, इस लेयर में अब्सेंट रहती है। वर्टिकल सर्कुलेशन जो है, वर्टिकल सर्कुलेशन जो है वो क्या है, इस लेयर में अब्सेंट है, अब्सेंट है। तो ऐसे प्लेन अगर उड़ रहा है, लेट सपोज ऐसे प्लेन उड़ रहा है, और अगर कोई वर्टिकल करंट्स उसको लग रही है, तो वो उसकी स्पीड को हिंडर करेगी, बाधित करेगी, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि ये जो वर्टिकल सर्कुलेशन थी ये ट्रोपोपोज से ही वापस नीचे चली जा रही है, तो यहां पे इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए सारे एरोप्लेन्स जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। प्लस मेजॉरिटी ऑफ द क्लाउड्स जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ऑलमोस्ट क्लाउड फ्री है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होगा,
कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, कुछ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं जिनको आप बोलते हो नेक्रियस क्लाउड। नेक्रियस क्लाउड, इसको याद रखना। इसको जब हम क्लाउड्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, अब ये हमारा कंसर्न नहीं है। नेक्रियस क्लाउड अगर आपसे पूछता है कि कहां किस लेयर में बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, जो एक हाइट पे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में 15 से 35 ओजोन है, जो एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज को प्लस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के तौर पे ही। इसलिए जो है टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। प्लस आपके जो ओजोन सॉरी ये जेट प्लेन्स वगैरह हैं, स्पाई प्लेन्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे इस लेयर में उड़ाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है वो मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर मध्य मंडल, 80 किलोमीटर तक की हाइट पे ये पाया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, अब हमारी जो लेयर है वो कौन सी है, मेसोस्फीयर है। ये कौन सी लेयर है, मेसोस्फीयर, जिसकी हाइट कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर तक। 50 से 80 किलोमीटर तक। और इस लेयर को ही एक और नाम से जाना गया है, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओल्डेस्ट लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, कई तरीके से मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो इसके फीचर देखते हैं कि टेम्परेचर जो है, सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा कि जैसे हम ऊपर की तरफ गए टेम्परेचर क्या हो रहा था, घट रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पहले वाली का अपोजिट। अब तीसरा भी उसका अपोजिट हो जाएगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। क्लियर है। हाइट अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर अगेन क्या हो जाता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका कारण, इसका कारण ये है, सबसे पहली बात तो डिस्टेंस फ्रॉम ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर जो है वो नीचे रह गई है, राइट। ओजोन लेयर बहुत नीचे रह गई है, तो ओजोन में टेम्परेचर ज्यादा था, अब ओजोन से आप दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा, आप घटना शुरू कर देगा। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा, absence of any absorbent gases। ठीक है, एनी एब्जॉर्बेंट गैसेस, ये CO2 और ये सब वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है। वरना अगर CO2 ओजोन वाटर वेपर अगर यहां पे होते तो यहां पे भी टेम्परेचर क्या होता, अलग बिहेवियर दिखाता। क्लियर है। तो इसके कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, एब्जॉर्बेंट गैसेस नहीं है, प्लस ओजोन से दूरी हो गई है, दैट इज वाई। अब सेकेंड जो हमारा इस लेयर को कंसर्न है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेटियोराइट्स की वजह से। मेटियोराइट्स जो है स्टार्ट्स बर्निंग इन दिस लेयर। इन दिस लेयर क्या मतलब है इसका, कि यहां से आपका कोई मेटियोर, कोई भी रॉक पार्टिकल नीचे अर्थ की तरफ जब हिट करने आता है, अर्थ की तरफ जब हिट करने आता है तो उसको इस लेयर से, इन सभी लेयर से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में, तो क्या होता है कि इस लेयर में एटमॉस्फेयर जो है, इस लेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो यहां पे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। ऊपर आप पाएंगे बहुत एक्सोस्फेयर में पाएंगे कि आपको सिर्फ दो ही गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम।
उससे और अर्थ की तरफ जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि डेंसिटी एयर की बढ़ती जा रही है, कुछ अलग अलग मिलता जा रहा है। और जब आप ग्राउंड सरफेस पे पाएंगे तो आपको बहुत सारी गैसेज और वाटर वेपर भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, ये बहुत ही फ्री फॉलिंग बॉडी है और बहुत स्पीड से गिर रही है। तो इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है, इनके साथ अर्थ की गैसेस का, अर्थ के डस्ट पार्टिकल्स और वो सब का क्या होता है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उस फ्रिक्शन के कारण यहां पे क्या होता है, इसमें चिंगारियां दिखती हैं। और चिंगारियां होने के कारण ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। और बर्न होने के कारण इसको आप बोलते हो शूटिंग स्टार। ठीक है, जिसकी एक पूंछ दिखाई देती है कि हाँ वो गिर गया, वो एक्चुअली में मेटेओराइट्स होते हैं। जब वो मेसोस्फीयर में होते हैं तो डेंसिटी बढ़ने के कारण फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन के कारण वो उनकी आउटर लेयर जो है बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो ये मेटेओराइट्स बर्न किस लेयर में होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस लेयर में है, तो ये मेसोस्फीयर में है। क्लियर है। थर्ड थर्ड देखिएगा, यहां पे एक तरह के क्लाउड्स मिलते हैं जिनको आप बोलते हो नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड। नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड। अब ये नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड क्या होता है, ये मैं एक्चुअली आपको क्लाउड वाले चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड। लेकिन क्या है कि ये जो बहुत ग्रेटर हाइट पे बनते हैं, कैसे बनेंगे, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं इसका। क्या होगा कि हमने पढ़ा नॉक्टिल्यूशेंट के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हमने पढ़ा कि ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। यहां से पानी इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ गया, और ये आपका ट्रोपोपोज हो गया। तो यहां पे उसमें क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स बन गए, और यहां से फिर ये रेनफॉल के तौर पे नीचे वापस आ गया। लेकिन लेकिन जब एयर बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, कई बार किसी विशेष कारण की वजह से, तो वो क्या करती है, इस ट्रोपोपोज को क्रॉस कर देती है। ट्रोपोपोज को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। और क्रॉस करने की वजह से यहां पे क्या हुआ, यहां पे आया ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है कैसा है, ज्यादा है। तो फिर से ये एयर जो थी, ये जो वाटर वेपर थे, ये फिर से हीटअप हो गए और अब और ऊपर तक चले गए। तो ये एंटर कर जाते हैं कहां पे, मैसोस्फीयर में। और मैसोस्फीयर में हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होने के कारण अब इनका कंडेंसेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन जब होगा तो यहां पे ये क्लाउड बनेंगे। इतनी बड़ी हाइट पे 80 किलोमीटर के आसपास ये क्लाउड बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज नॉक्टिल्यूशन। नॉक्टिल्यूशन का मतलब ये है कि ये रात को थोड़ा सा दिखाई देंगे आपको और पोलार एरिया में दिखाई देंगे, इसलिए इन्हें नॉक्टिल्यूशन बोला गया। ठीक है, ये हमने कर लिया था शायद। हाँ, इसको कैमोस्फेयर भी बोला जाता है। कैमोस्फेयर एक्चुअली जो है मैसोस्फियर मैसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का ऊपर वाला हिस्सा, ये अगर देखेंगे, मैसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का ऊपर वाले हिस्से को मिला के बोलते हैं क्या, कीमोस्फियर या कैमोस्फियर। तो यहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो -100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। दूसरा, मेट्योराइट्स डिस्ट्रॉय इन दिस रीजन। ठीक है, यह मैं आपको बता ही चुका हूं। नॉक्टिल्यूशेंट क्लाउड, हिंदी में इन्हें बोलते हैं निशा दीप्ति बादल। निशा और दीप्ति जो है बादल बन गए हैं, इतना याद रखना। ठीक है, मेसोस्फीयर के अंदर आके। क्लाउड विजिबल एट हाई लेटीट्यूड्स, मतलब पोल के एरिया के आसपास दिखते हैं ये। ड्यूरिंग समर सीजन में ही दिखेंगे, क्योंकि समर सीजन में ही हीट ज्यादा होगी। कंडेंसेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मेटेओराइटिक डस्ट एंड सम मॉइस्चर, ये तो मैं बता ही चुका हूं। और इन्हें मेसोस्फेरिक क्लाउड्स भी बोला गया है, क्योंकि ये मेसोस्फेयर के अंदर बनते हैं। क्लियर है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइनोस्फीयर की। तो आइनोस्फीयर ये आपका 80 से 640 किलोमीटर, एक्चुअली में ये किसका पार्ट है? ये थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अलग से हैं, इसीलिए हमें ये अलग से पढ़ना पड़ता है। अब मैं इसको पहले अलग से आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब हमारा जो लेयर है वो है कौन सी? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहां पे क्या है? आयंस है। अब ये आयंस देखिएगा कैसे हैं, आयन बनते कैसे हैं। सबसे बड़ा क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे बना? मॉलिक्यूल आपका बनता है एटम से, और एटम किससे मिलके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये तीन से मिलके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, क्लियर है? अब अब नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जब भी सोलार रेडिएशन, इंसोलेशन, दो तरह की रेडिएशन ये गेन करते हैं। एक तो इंसोलेशन, क्या लिख दिया मैंने, इंसोलेशन, और कॉस्मिक रेडिएशन, ये दो तरह की रेडिएशन इसको मिलती है। अब जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज का मतलब है कि यहां पे चार्ज का मतलब है कि ये मूव कर सकते हैं, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक अलग पैटर्न में। तो मूव करने के कारण इसका मतलब इनके पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है? और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ये किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? ये करते हैं आपकी रेडियो वेव्स को। अर्थ से जो रेडियो वेव्स भेजी गई हैं, उन रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं अभी रेडियो वेव्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। एक सेकंड होल्ड करें, मैं क्लास का टाइम देख लेता हूं कितना पेंडिंग है। देखिए, क्या हुआ था कि हमने यहां सरफेस से, मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं, हमने अर्थ के सरफेस से, आपका डिश एंटीना आपने देखा होगा ना, ठीक है, ऐसे ही लगा रहता है। तो यहां से हमने क्या किया? यहां सैटेलाइट से सिग्नल भेजा गया, जो पहुंचता है आपके कहां पे? आइनोस्फेयर में। आइनोस्फेयर में आइनोस्फेयर में जो आयंस हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं, ये क्या करते हैं? उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, अर्थ के सरफेस पे दोबारा भेजते हैं। और यहाँ पे आपका एक रिसीवर लगा हुआ है जो उसको रिसीव करता है, और ये रिसीवर आगे सप्लाई करता है सभी घरों में। तब जाके हम लोग क्या कर पाते थे? टीवी देख पाते। अब क्या होता है कि इसी आइनोस्फीयर में एक और खासियत है कि इसी आइनोस्फीयर की अलग अलग लेयर्स हैं, अपनी सब लेयर्स हैं। एक लेयर जो है वो डी, ई, एफ, और एक लेयर, इसकी चार सब लेयर हैं आइनोस्फीयर की। और आइनोस्फीयर जो है एक सब लेयर है किसकी? थर्मोस्फीयर की। तो ये जो सब लेयर हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे डी की अगर मैं बात करूं, जो डी लेयर है, वो डी लेयर आपकी लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ई लेयर जो है आपकी लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। लेकिन जो डी लेयर है
वो डी लेयर सिर्फ आपकी जो है डे टाइम पे, सिर्फ डे टाइम पे। और इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जो 90s के टाइम के जो स्टूडेंट हैं आप में से, या 85 के आसपास के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें पता होगा इस बात का, जो बचपन में उन्होंने देखा हुआ है। हमारे घरों में आपने देखा होगा कि कई बड़े लोग जो है रेडियो सुनते थे पहले, जब टीवी वगैरह नहीं आए थे। और उस रेडियो में आपने सुना होगा कि एक बोला जाता था कि ये केंद्र है, और इसमें आप सुनेंगे शाम की मुख्य समाचार, शाम के मुख्य समाचार। लेकिन जैसे ही दिन छिपता था, वो रोहतक का आकाशवाणी केंद्र बंद हो जाता था। इसलिए था, ये ऐसा क्यों हो पाता था, इसकी जो वेव्स जा रही थी वो डे टाइम पे ही डी लेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो पा रही थी, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे, राइट। और इसीलिए जैसे ही दिन छिपा, आपका रेडियो डब्बा बन गया। क्लियर है? तो ऐसे ही ये अलग अलग, इनको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहां पे आप देखिएगा, स्लाइड में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस हैं, जो किससे चार्ज हो रहे हैं, आपकी सोलर रेडिएशन से प्लस कॉस्मिक रेडिएशन से, दोनों से चार्ज है आयन। और आयन जब चार्ज होंगे तो मूव करेंगे, और मूव होंगे तो उनके अंदर रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होगी एक। और अब जब ये चार्ज हैं, तो यहां पे अपने आप सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं क्या? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज आयन है, और दूसरा आप सन के नजदीक जाते जा रहे हो। ठीक है। थर्ड, हमने पढ़ा कि रेडियो वेव्स जो है यहां से ट्रांसमिट की जाती हैं, सॉरी, जो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से, वो यहां से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, आइनोस्फेयर से ही। क्लियर है? और ये लेयर देखिए, ये दिखाई गई है यहाँ पे, ई लेयर, एफ लेयर। ठीक है। तो वो यहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, तब आपके ये जो डिश एंटीना वगैरह काम करते हैं। ये मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, ये नाइट टाइम पे ही क्यों वीक हो जाता है, ये देखिए, एट नाइट टाइम आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है इनका वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सोलर रेडिएशन नहीं मिल रही है। सोलर रेडिएशन अब खत्म। अब ये किस किस पे काम कर रहा है? सिर्फ सिर्फ किस पे कर रहा है? कॉस्मिक रेडिएशन पे काम कर रहा है। तो जिसके कारण ये क्या हो जाता है, प्रोसेस वीक हो जाता है, और वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो डी लेयर है वो डे टाइम पे एक्टिव होती है, राइट। ये देखिएगा, ये देखिए, डी लेयर 60 टू 90 किलोमीटर, लो फ्रीक्वेंसी, डे टाइम पे ही एक्टिव रहेगी। फॉर्मेशन जब होती है, जब सोलर रेडिएशन होती है। क्लियर है? ई लेयर को देखेंगे, 99 टू 130 किलोमीटर मिलेगी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी डे टाइम पे ही होगी, यूवी विद एन मॉलिक्यूल्स। एफ लेयर जो है आपकी इस हाइट पे है, दोनों को डे एंड नाइट पे एक्टिव होती है। जी लेयर अबव 400 चली जाएगी, और डे एंड नाइट दोनों पे एक्टिव होती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डे टाइम पे पहली दो, डी एंड ई, और एफ एंड जी जो है डे एंड नाइट काम करती हैं, राइट। और डी लेयर की जो प्रॉपर्टी, वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। अब लास्ट हमारा आ गया एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, तो एक्सोस्फेयर में सबसे पहली बात तो, एटमॉस्फेयर बहुत रेरिफाइड हो गया है। रेरिफाइड क्यों हो गया है? क्योंकि दो ही गैसेस आपको मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। एक वैक्यूम के तौर पे काम करता है, ऐसे नहीं है, एयर आपको फील नहीं होगी वहां पे। यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे, बाहर निकलेंगे, चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, ट्रेन के ऊपर बैठ के देखेंगे, तो आपको एयर फील होगी, राइट। लेकिन वहां पे ये वैक्यूम की तरह काम करता है, कोई एयर नहीं होगी। वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये टेम्परेचर वेरी हाई कभी भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड सरफेस के टेम्परेचर से अलग तरह का टेम्परेचर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को फील करवाने के लिए हमारे पास एयर है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, जिससे कि हम जो हीट है या टेम्परेचर है वो ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन वहां पे जब वैक्यूम के तौर पे काम करता है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। आप अगर प्लेन से बाहर हाथ निकाल के देखेंगे, नहीं दिखेगा आपको, राइट, फील ही नहीं होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। क्लियर है? तो ये लेयर हमारी आज कंप्लीट हुई, और इसके बाद थर्मोस्फेयर बीच में रह गई थी, ये मैं बता देता हूं। 80 से
800 किलोमीटर के आसपास या 640 के आसपास आप लगा के चलिएगा। इसमें जो है आइनोस्फीयर है इंक्लूड, प्लस लोअर एक्सोस्फीयर भी है इसी के अंदर। गैसेस जो हैं आयोनिक स्टेट में मिलेंगी, जो ट्रैप करती हैं किसको, इंसोलेशन को। आयोनिक स्टेट है आयंस, और मैंने बताया था ना थर्मोस्फेयर के अंदर ही क्या है, आयनोस्फेयर है, और ये आयन क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सोलर रेडिएशन को या कॉस्मिक रेडिएशन को, इसलिए यहां पे भी क्या है, एक्सट्रीमली हॉट है। लेकिन लेकिन इस एयर के अंदर टेम्परेचर फील नहीं होगा इसमें भी, क्यों, क्योंकि बहुत ही लो प्रेशर है। लो प्रेशर कब होगा, जब डेंसिटी बहुत ही क्या होगी, कम होगी, राइट, डेंसिटी बहुत ही कम होगी, वहां पे वैक्यूम की तरह है, इसलिए वहां पे फील नहीं होता है। एक और चीज है ऑरोरा, ये आपने काफी स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूं आपको आज। देखिए, ऑरोरा का मतलब है कि कुछ अलग अलग तरह की कलरफुल लाइट्स, ऐसे याद रखिएगा इसको सिर्फ। लेकिन ये कलरफुल लाइट ना तो आपको इक्वेटर पे दिखेंगी, ना आपको ट्रॉपिक्स में दिखेंगी, ना आपको टेम्परेट में दिखेंगी। ये हमेशा कहां दिखेंगी, पोलार एरिया में दिखेंगी। पोल के लगता जो इलाका है, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, या कनाडा से ऊपर के जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, इन सारे एरिया में आपको ये फिनोमिना देखने को मिलता है ऑरोरा। ऑरोरा क्या है, कुछ कलरफुल लाइट्स आसमान में विजिबल होती हैं। जैसे नाइट टाइम पे हम हमारे यहाँ से देखते हैं, तो हमें जो है आसमान पूरा कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का ही दिखता है, राइट। लेकिन वहां पे नाइट टाइम में ऐसी कुछ रेड, वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू कलर की लाइट्स दिखती हैं, मिडनाइट के टाइम पे दिखेंगी, ठीक है। और कहां होती हैं ये, देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं कि है क्या। ये देखिए क्या होता है, सन जो है, सन सन से सोलार विंड्स निकलती हैं। क्या नाम है इनका, सोलार विंड्स, सोलार विंड्स, ठीक है। ये बहुत स्पीड से जो है अर्थ की तरफ आती हैं। अब अर्थ जो है, ये हमारी अर्थ है छोटी सी, और इसका एक मैग्नेटोस्फीयर है, ये हमारा नॉर्थ मैग्नेट पोल हो गया, ये साउथ मैग्नेट पोल। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो ऐसे बनता है, राइट। अब क्या होता है कि जब ये सोलार विंड हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं, जब ये सोलार विंड हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती हैं, टकराती हैं, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को पूरे को बोला जाता है मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। और इस सोलार विंड के अंदर क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ठीक है, जो इंटरेक्ट करते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से, और जिसके कारण एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टरबेंस ही जो है एक डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल लाइट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको ये देखिए यहां पे ये सोलार विंड है, और ये जो वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए ये कहां से एंटर कर रही हैं, टकरा के, या तो साउथ पोल से एंटर कर रही हैं टकरा के, या फिर ये नॉर्थ पोल से एंटर कर रही हैं, और इसीलिए ये सारी लाइट्स कहां दिखती हैं, पोल्स पे दिखती हैं, ठीक है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, कोलिजन बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ सोलार विंड एंड मैग्नेटिक आयंस ऑफ मैग्नेटोस्फीयर। हमारे भी कुछ आयन और उनके भी हैं, तो वो टकराते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल इंटरेक्ट विद जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कलरफुल लाइट जो है एमिट होगी यहां से, और जिसको आप बोलते हो ऑरोरा। अब इसके दो नाम हैं, अगर नॉर्थ पोल पे या नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये लाइट दिखती है, नॉर्थ पोल पे ही आप बोलिएगा, तो इसका नाम है ऑरोरा बोरियलिस,
ऑरोरा बोरियलिस। और अगर ये साउथ पोल पे दिखती है तो इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी कि ऑरोरा बोरियलिस कहाँ है, तो नॉर्थ पोल पे। क्यों होगा? सोलार विंड्स आएंगी, उसके अंदर कुछ आयंस हैं पॉजिटिवली चार्ज या फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसके अंदर कुछ आयंस हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, और नॉर्थ पोल के पास जब ये इंटरेक्शन होता है तो ऑरोरा बोरियोलिस बनता है। साउथ पोल पे होता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस होता है। क्लियर है? तो ये हमारी कवर हुई आज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।